अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करते हुए हमने कुछ डेफिनेशंस देख ली थी कि एक स्पेक्ट्रम होता क्या है, फिर इसकी टाइप्स हमने देखी थी कि कॉन्टिन्यूअस कब होगा और बैंड स्पेक्ट्रम कब मिलता है हमें, फिर लाइन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा हमें किसी एक सिंगल एटम, जैसा कि एटॉमिक गैस हो हमारे पास कोई, या फिर एटॉमिक वेपर्स हो हमारे पास। एटॉमिक गैस या एटॉमिक वेपर से बेटा मुराद क्या है, हमेशा जहन में रखिएगा। जब भी कोई भी गैस उसमें से करंट पास किया जाता है, तो करंट के पास होने के बाद तमाम तर एटम्स एक्साइट हो जाते हैं। इस तरह के एटम्स को क्या कहा जाता है, एटॉमिक वेपर्स कहा जाता है या फिर एटॉमिक गैस इसको कहा जाता है। तो आज हम उसी अपने टॉपिक को कैरी करेंगे। टॉपिक है बेटा हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस ट्रांजिशन ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इन एनी एटम। हमने एक एटम को एक्साइट कराया था, किसी सिंगल एटम को। उस एटम की एक्साइटेशन से मुराद क्या है कि उसके किसी भी एक शेल में से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर किसी दूसरे शेल के अंदर चले गए, जंप कर गए। अब उस एक्साइटेड एटम के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जब दोबारा से ये एटम डी एक्साइट होगा तो उस वक्त जो रेडिएशन ये खारिज करता है, उन्हीं रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। फर्ज कर लें हमारे पास एक हाइड्रोजन डिस्चार्ज सोर्स है। इस डिस्चार्ज सोर्स में से जो लाइट निकलती है, अगर उसे सिंपली किसी एक प्रिज्म, यहाँ पर प्रिज्म लगाया गया है, इस प्रिज्म में से गुजारा जाए तो ये लाइट फिर अपने कंपोनेंट्स कलर्स के अंदर बदल जाती है, ख़ास तरह का एक स्पेक्ट्रम दिखाती है, जिसे हमने पढ़ा था कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। हमेशा याद रखिए बेटा, हम यहाँ पर जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक गैस या एटॉमिक वेपर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों के अंदर गौर कीजिएगा। कुछ हमारे बोर्ड्स के अंदर एटॉमिक गैस तैयार कैसे होती है या एटॉमिक वेपर्स, ये प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन पीटीबी के अंदर इसको नहीं दिया गया। एटॉमिक गैस हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ऑर्डिनरी गैस में से इलेक्ट्रिक करंट के पास कराने से ही प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो एटम्स एक्साइट हो जाते हैं, तो उस वक्त गैस की स्टेट को कहा जाता है एटॉमिक गैस, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है एटॉमिक वेपर्स। इस तरह से जो स्पेक्ट्रम हमें हासिल हुआ था, इस स्पेक्ट्रम को फॉर द फर्स्ट टाइम एक पर्सन ने ऑब्जर्व किया था, जे बाल्मर। किसने ऑब्जर्व किया था बेटा, जे बाल्मर। इन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पहली दफा ऑब्जर्व किया था। इन्होंने देखा कि स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ ऐसे खास एलिमेंट के ऐसे स्पेक्ट्रम भी हैं जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, और उनको नाम दिया इन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज का। तो स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सर्टेन वेवलेंथ्स दैट शो डेफिनेट irregularities. These regularities are classified into certain groups called as spectral lines. एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम जो कि एक खास वेवलेंथ पर मुश्तमिल होता है, ये कुछ स्पेसिफिक अपने अंदर रेगुलरिटीज को जाहिर करता है। देखें, एक कोई एलिमेंट है, अगर उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया जाए तो उसके अंदर एक जैसी चीजें दिखाई दे रही होती हैं। रेगुलर वे से आप देखेंगे उसके अंदर वेवलेंथ्स के अंदर भी रेगुलरिटीज होंगी, फ्रीक्वेंसी लेवल के ऊपर भी देखेंगे तो उनके अंदर रेगुलरिटीज होंगी। अब इन रेगुलरिटीज को फिर कुछ ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया गया, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, और वो ग्रुप्स क्या कहलाए, स्पेक्ट्रल लाइंस का इनको नाम दिया गया। इन स्पेक्ट्रल लाइंस को डिफरेंट साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्व करते रहे और अपने ही नाम से मंसूब करते रहे। वो कौन थे,
पहला है बाल्मर सीरीज। बाल्मर, जे बाल्मर, अभी मैंने कहा ये वो फर्स्ट पर्सन थे, ये फिजिसिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ रेगुलरिटीज, खास ग्रुप को इसने अपने ही नाम से मंसूब किया कि ये ग्रुप बाल्मर सीरीज कहलाएगा। अब इसने जब ऑब्जर्वेशन की तो इस तरह का स्पेक्ट्रम इसे दिखाई दिया। इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पहला एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा, एच डेल्टा, ये चार इन्होंने लाइंस देखी जो कि रेड से, ब्लू ग्रीन से, ब्लू वायलेट से और वायलेट से ताल्लुक रखती थी। और इनकी वेवलेंथ को जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो रेड, जिसे एच अल्फा का इन्होंने नाम दिया था, ये 656 नैनोमीटर के बराबर थी, 656 नैनोमीटर के बराबर। और दूसरी जो लाइन इन्होंने ऑब्जर्व की जो ब्लू ग्रीन थी, और उसकी वेवलेंथ को जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो ये 486 के नैनोमीटर के बराबर थे। तीसरी लाइन जो इन्होंने ऑब्जर्व की ब्लू वायलेट की, इसे एच गैमा थी, इसकी जो वेवलेंथ थी ये 434 नैनोमीटर के बराबर थी। और आखिर के अंदर जो वायलेट लाइन इन्होंने ऑब्जर्व की उसे एच डेल्टा से रिप्रेजेंट किया और ये 410 नैनोमीटर के बराबर थी। अब बाल्मर ने अपना एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। बाल्मर ने इन तमाम तर सीरीज को ऑब्जर्व किया था 1885 के अंदर, और एक मैथमेटिकल रिलेशन के तहत इन तमाम तर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर देखी जाने वाली लाइंस, इन लाइंस को इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और अपना एक जो रिलेशन दिया था वो 1/λ इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर दिया था। ये मैथमेटिकल रिलेशन इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि भी अगर वेवलेंथ की बुनियाद पर हम इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आप इस फार्मूला से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बाल्मर ने जब इसकी कैलकुलेशन की तो उस वक्त ये तमाम तर जो लाइंस इन्होंने देखी थी इनकी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए उस वक्त इनके इस मैथमेटिकल फार्मूला को रिजेक्ट किया गया, इन्हें एक्सेप्ट ना किया गया कि ठीक है जो आप एक्सपेरिमेंटली तौर पर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वेवलेंथ ठीक है, एग्जैक्ट आ रही है एक्सपेरिमेंट से, लेकिन आपका मैथमेटिकल फार्मूला इन वेवलेंथ्स को सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, रेडबर्ग, 1896 के अंदर उसी ही फार्मूला को जो बाल्मर ऑलरेडी दे चुके थे उसे थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, एक्सटेंड किया। इन्होंने कहा कि भाई फार्मूला वही है लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां RH एक कांस्टेंट को इन्होंने शामिल किया और वो कांस्टेंट अपने नाम से मंसूब किया, नाम दिया था इसे रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 1.09 10⁻⁷ पर मीटर के बराबर इन्होंने रखी। इन्होंने कहा कि भी अगर आप ये रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ इसके साथ जोड़ देते हैं तो ये मैथमेटिकल फार्मूला इन तमाम तरह लाइंस को एक्सप्लेन कर सकता है वेवलेंथ की बुनियाद पर, जो ऑलरेडी बाल्मर देख चुके थे किसके अंदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। अब गौर कीजिए, अगर रेडबर्ग कांस्टेंट ये हो तो उस केस के अंदर जब n को वैल्यू दी जाती है 3, n को वैल्यू 3 दे और इसकी जगह पर वैल्यू को पुट करें, रेडबर्ग की वैल्यू को, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करें तो जो वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 656 नैनोमीटर कैलकुलेट होगी। ये वो फर्स्ट लाइन जो कि रेड लाइन जाहिर हो रही थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए थे रेडबर्ग। इसी तरह से n को आप वैल्यू दें 4 और इसे पुट करें इसी फार्मूला के अंदर, मॉडिफाइड रेडबर्ग फार्मूला, इसके अंदर जब वैल्यू को पुट किया जाता है तो वेवलेंथ की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो 486 नैनोमीटर होती है। तो इस तरह से मॉडिफाइड रेडबर्ग फार्मूला इन तमाम तर स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ। तो एक जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिल रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया इस मैथमेटिकल फार्मूला के तहत, और
ये सारे के सारी लाइंस एक्सप्लेन कर दी गई। अब ये सारे का सारा ये जो सीरीज हासिल हुई थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, ये सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर। हमें नज़र आती हैं तमाम तर, ये रेड भी नज़र आता है, ब्लू ग्रीन भी नज़र आता है, ब्लू वायलेट भी नज़र आता है और वायलेट भी नज़र आता है। तो विजिबल रीजन के अंदर ये सारी की सारी लाइंस लाई कर रही थी, इनकी जो वेवलेंथ है ये विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही थी। अब इसमें से आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, वो कौन सा, कि अगर आप एन को इन्फिनिटी पुट कर दें तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज के अंदर क्या होगी। देखिए यहाँ पर एन को इन्फिनिटी पुट करें तो ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 और ये 1/4 स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट को 4 पर तकसीम करेंगे तो एक वेवलेंथ आती है 364.6 नैनोमीटर के बराबर, जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछी गई है। इसी तरह अगर n की वैल्यूज को देखें, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बाल्मर सीरीज जो देखी गई थी, इस बाल्मर सीरीज के लिए एटॉमिक ट्रांजिशन ये कहां से कहां तक होगी, इस बात को भी जहन में रखिएगा। n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होंगी, इक्वल होंगी 3 के, इससे लेकर 2 तक होंगी। तो ये आपने ट्रांजिशन फार्मूला जहन में रखना है कि जो एक एटम है वो ट्रांजिशन कहां से कहां तक करेगा, और n की वैल्यूज हमेशा याद रखिएगा या तो 3 के बराबर होंगी या 3 से ग्रेटर होंगी, और स्टार्ट कहां से होगी, 2 से होगी। छोटी से छोटी वैल्यू 2, और n को हमने वैल्यूज असाइन करनी है 3 से या 3 से आगे। इसके बाद फिर नए दूसरे साइंटिस्ट आते गए जो और भी सीरीज इसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करते गए और सीरीज बनाते गए। उसमें दूसरी सीरीज है लेमन सीरीज। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सीरीज इसी ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ऑब्जर्व की और उसे अपने ही नाम से मंसूब किया। ये लेमन सीरीज हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये ऑब्जर्व की जाती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, कि तमाम तर जितनी भी इस सीरीज के अंदर वेवलेंथ्स पाई जाती हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती हैं। और लेमन ने इसके लिए जो फार्मूला दिया वो 1/λ इज इक्वल टू RH, जिसे रेडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यूज अब यहाँ पर गौर कीजिए 2 से स्टार्ट होंगी, 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर एटॉमिक ट्रांजिशन के लिए जो फार्मूला लिखा जाएगा, एटॉमिक ट्रांजिशन के लिए, अब गौर कीजिए एटॉमिक ट्रांजिशन के लिए n कहां से लेकर, फ्रॉम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इससे लेकर 1 तक, तो ये एटॉमिक ट्रांजिशन होगी। अब इस सीरीज के लिए हमेशा याद रखिए, अगर n को हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो शार्टर वेवलेंथ क्या कुछ होगी वो भी कैलकुलेट की जा सकती है, ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकता है। तो ये दूसरी सीरीज थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे पास्टन, जिन्होंने आकर इसी ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर एक और सीरीज देखी, सीरीज ऑफ लाइंस देखी, जिसे अपने ही नाम से मंसूब किया, पास्टन। ये सीरीज जो है लाइंस की, ये हमेशा इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है, और इसके लिए जो उन्होंने फार्मूला दिया वो 1/λ RH इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n की वैल्यूज हमेशा 4 से स्टार्ट होंगी, 4 से स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से यहां पर गौर कीजिएगा, एटॉमिक जो ट्रांजिशन वो कहां से होगी, एटॉमिक ट्रांजिशन के लिए हमेशा याद रखिएगा बेटा, n ग्रेटर और इक्वल टू होगा किसके, 4 से लेकर 3 तक। और इसी तरह से अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो n को इन्फिनिटी पुट कर लें और वो वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एमसीक्यूज बना सकता है। फिर इसके बाद एक और सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, ये सीरीज ऑब्जर्व की जाती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है, और किस फार्मूला से कैलकुलेट की जाएगी, 1/λ इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर के अंदर, जहां n को हम 5 से वैल्यूज असाइन करना शुरू करेंगे। n की वैल्यू 5 हो सकती है, 5 से बढ़ सकती है, इससे कम नहीं होगी। तो एटॉमिक ट्रांजिशन के लिए n ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, किसके, 5 से लेकर ये 4 तक जाएगा।
ठीक है बेटा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर हमने इसके लिए कैलकुलेट करनी हो तो आप n को इन्फिनिटी पुट कर लें, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, फाइंड कर सकते हैं ब्रैकेट सीरीज के लिए कि कहाँ से स्टार्ट होगी। इसके बाद एक और फिजिस्ट फंड जिन्होंने एक और इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर सीरीज को ऑब्जर्व किया और उसे अपने ही नाम से मंसूब किया, और ये सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है, जिसे फंड सीरीज कहा जाता है। और किस फार्मूला से कैलकुलेट की जाएगी, 1/λ RH 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n की वैल्यूज 6, 7 अप टू सो ऑन तक चले जाएंगे। एटॉमिक ट्रांजिशन के लिए n की वैल्यूज क्या होंगी, यह हमेशा 6 to 5 तक जाएंगे, ये वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक फंड सीरीज के अंदर क्या कुछ हो सकती है, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो आप n को इन्फिनिटी पुट कर लें, आपके पास वो वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी जो एक फंड सीरीज के अंदर शॉर्टर वेवलेंथ होगी। इसी तरह से ये वो सारी सीरीज थी जो ऑब्जर्व की गई एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर, और डिफरेंट साइंटिस्ट इन्हें ऑब्जर्व करके अपने ही नाम से मंसूब करते गए। अब इनके लिए अगर एक जनरल फार्मूला लिखा जाए तो वो जनरल फार्मूला लिखा जा सकता है 1/λ RH 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां p प्रीवियस शेल हो सकता है, प्रीवियस स्टेट हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रीवियस स्टेट में कहाँ था और वहां उस प्रीवियस स्टेट से फिर नेक्स्ट स्टेट के अंदर कहां पर आया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, p को हमने वैल्यूज असाइन करनी है 1, 2 से लेकर अप टू सो ऑन, जहां तक चले जाएं p की वैल्यूज आप असाइन कर सकते हैं। देखिए p को 1 पुट करेंगे तो आप लेमन सीरीज के अंदर आ जाएंगे, आप p को 2 वैल्यू असाइन करेंगे तो आप बाल्मर सीरीज के अंदर आ जाएंगे, p की वैल्यू 3 रखेंगे तो आप यहाँ पास्टन सीरीज के अंदर आ जाएंगे, आप p को 4 वैल्यू देंगे तो आपके पास ब्रैकेट सीरीज आएगी, जो कि ऑलरेडी आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा चुकी हैं। इसी तरह से p को अगर आप 5 वैल्यू असाइन करेंगे तो आप फंड सीरीज के अंदर आ जाएंगे। और n की वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा याद रखिएगा p की वैल्यू के अंदर एक बढ़ा देना है, p+1, p+2, p+3, आपकी वैल्यूज p की इस तरह से वहां लिखी जाएंगी। तो ये दो फार्मलिज्म आपने जहन में रखने हैं। इसके बाद बेटा कुछ आपके पास स्पेक्ट्रम जो देखे गए वो मुख्तलिफ सीरीज के लिए और उनकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, जो बारहा आपके बोर्ड्स के अंदर पूछी जा चुकी हैं, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसा कि एंट्री टेस्ट आपके पास है इसके अंदर आपसे पूछी गई हैं। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बेटा 3 फर्स्ट सीरीज के लिए यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया है, आपने इसको अपने जहन में रखना है। पहला लेमन सीरीज है, लेकिन ऑब्जर्व बाल्मर ने की थी, ये आती सेकंड के अंदर है, पहली इससे भी सीरीज आपके पास लेमन की है। तो लेमन सीरीज के अंदर हमेशा याद रखिएगा वेवलेंथ शॉर्टर 391 नैनोमीटर होती है, और लेमन सीरीज के अंदर 120 नैनोमीटर तक ये सारी के सारी वेवलेंथ चली जाती हैं। तो 91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर तक जितनी भी वेवलेंथ हैं ये लेमन सीरीज के अंदर आती है। इसी तरह से बाल्मर सीरीज के अंदर 365 नैनोमीटर से लेकर 656 नैनोमीटर तक जितनी भी वेवलेंथ हैं ये बाल्मर सीरीज के अंदर लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद आती है पास्टन सीरीज, 820 नैनोमीटर से लेकर 1875 नैनोमीटर तक की जितनी भी वेवलेंथ हैं इनको पास्टन सीरीज के अंदर रखा जाता है। तो ये एक रेंज ऑफ वेवलेंथ आपने जहन में रखनी है कि ये वेवलेंथ भी अगर आपके पास आ जाएं तो आप बजाय के सारी कैलकुलेशन करना है कि आप इससे गेस कर सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ किस सीरीज के अंदर लाई करेगी। ठीक है बेटा, तो ये आपने ग्राफ अपने जहन में रखना है। इसके बाद वो दूसरा ग्राफ जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए है। अगर विजिबल स्पेक्ट्रम हो हमारे पास, जैसा कि यहाँ बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, तो इसके लिए मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ को हम कैसे देखें, हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये विजिबल सीरीज या विजिबल स्पेक्ट्रम हमेशा इसकी वेवलेंथ स्टार्ट होती हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक की ये जो वेवलेंथ की रेंज है ये हमेशा विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। और इसके लिए मुख्तलिफ कलर्स हैं आपके पास, जैसे कि रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और वायलेट है। ये सारे कलर्स विजिबल रीजन के अंदर लाई करते हैं। अब यहां गौर कीजिएगा, आप इन कलर्स को कैसे याद कर सकते हैं, तो उसके लिए ये लफ्ज अपने ध्यान में रखें, वेबगर, VI से वायलेट आपके पास, B से आपके पास ब्लू हो जाएगा, G से आपके पास ग्रीन हो जाता है,
वाई से आपके पास येलो हो जाएगा और ओ से आपके पास ऑरेंज और आर से रेड बन जाएगा। तो इस तरह से आप जहन में रख सकते हैं और इनके मुख्तलिफ वेवलेंथ के बारे में बताया जा सकता है। तो ये शॉर्टर ट्रिक है आपके पास, वेब गायर का लफ्ज आप अपने जहन में रखें और इनकी वेवलेंथ के बारे में से इसी तरीके से बता सकते हैं। या एक विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर इन कलर्स की किस तरह की अरेंजमेंट होती है वो आपसे इस तरह की भी एमसीक्यू पूछ सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो कि एक इंडिपेंडेंट सिंगल एटम के लिए, एक गैशियस एटम के लिए या फिर एक वेपर एटम के लिए देखा गया। और इसकी डिटेल्स क्या थी, किन किन साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, अपने नाम से मंसूब करते गए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।